सुनते थे कैसा रहा आपका एग्जाम? उम्मीद कर सकते हैं अच्छा होगा, उम्मीद न करें, ठीक है? चलिए कुछ नहीं करते, फिर आते हमारे पास सेल या फिर हमारे पास यूनिट ऑफ नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सेल दैट इज यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? यही है, यही क्लियर। तो इस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, हम आपको बता दें। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जिक्र करेंगे। किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जिक्र करेंगे। यानी सेल का कंपोजिशन क्या है, सेल है क्या, किस किस चीजों से मिलकर के बना है, सेल थ्योरी क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। सारे सेल ऑर्बिटल के बारे में, फिर सेल डिवीजन के बारे में। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा इसी वक्त इसको भी पढ़ाएंगे। फिर अगर मूड बनेगा तो बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल के आगे पूरा का पूरा जेनेटिक्स लेकर के चले जाएंगे। क्लियर? अगर मूड बनेगा तो, नहीं मूड बनेगा तो पहले उससे पहले हम लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ये सारे टॉपिक खत्म करने के बाद हो सकता है जेनेटिक स्टार्ट करें। क्लियर? अभी अच्छे टॉपिक हम पढ़ा देंगे तो पूरे टॉपिक लास्ट में जाकर के पूरे बन जाएंगे। बीच में थोड़ा एक पूरा चैप्टर लाते जाएंगे। क्लियर? जिससे आपका मनोभावना गिरता रहे, उठता रहे, गिरता रहे, उठता रहे, बैलेंस बना रहे। क्लियर? उतार चढ़ाव आनी चाहिए जिंदगी, क्योंकि अभी अच्छे चैप्टर पढ़ करके आए हैं और ये भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जाहिर बात है बेसिक चीजें हैं तो ये भी चैप्टर की अच्छाई है। क्लियर? आपको तकलीफ कहाँ होगी? जहाँ पे प्लांट किंगडम आएगा, जहाँ पे एनिमल किंगडम आएगा, डाइवर्सिटी जहाँ पे आते हैं लिविंग वर्ड की। क्लियर? वो चीजें हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उसी के लिए बायोलॉजी प्रोग्राम है, ये रटने वाली चीजें। ठीक है? वहाँ पे थोड़ा बहुत हम आपको ज्यादा फैक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे याद करने की। क्लियर? कोई वहाँ पे ये नहीं लगेगा आप कॉन्सेप्ट समझिए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बातें हैं, उसी को याद करना है, किसके अंदर क्या चीजें पाई जाती है। उसमें क्यों टर्म नहीं आएगा, ऐसा क्यों है। क्लियर? जो है सो है। लिविंग वर्ड डाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं तो जाहिर है कुदरत ने ही बनाई है, और कुदरत की बनाई हुई चीजों पर क्यों शब्द नहीं लगना चाहिए। बोली बात सही है? हम लोग इसमें करते क्यों है? कुदरत ने बनाया भाई, ठीक है? तो क्यों शब्द नहीं लगना चाहिए उनके बीच में। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ लाइफ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक का पॉइंट जल्दी इसको खत्म करते हैं, है ना? उम्मीद करते हैं ये 15 दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं। क्लियर? चलिए सुनते जाएं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे जहन में कि ये सेल क्या है, सेल हमारे होते क्या है। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है साइटोलॉजी किसे कहते हैं। साइटोलॉजी किसे कहते हैं बताइए? अगर किसी भी सेल की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलेंगे बताइए? साइटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल्स को, क्लियर, तो उसे क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। बेसिक सा पॉइंट धीरे-धीरे हम आपको खत्म करेंगे। क्लियर? तो हमने क्या कहा? साइटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को। साइटो का मतलब ही होता है सेल। साइटो का मतलब क्या समझते हैं आप? सेल। और लॉजी टर्म का मतलब ही होता है स्टडी करना। अगर किसी भी सेल्स की अगर स्टडी हम कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी ही बोलेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पॉइंट कि सर सेल बायोलॉजी क्या है। दूसरा टर्म क्या आता है? सेल बायोलॉजी क्या है। अगर हम किसी भी सेल्स की स्टडी कर रहे हैं along with their structure, along with their function and इनके सेल डिवीजन यानी रिप्रोडक्शन, इन तीनों चीज की स्टडी करना। क्लियर? किसके किसके बीच में बताइए स्टडी करना बताइए? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल along with their नंबर 1 पे क्या पढ़ा हमने बताइए? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी हम कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? सेल बायोलॉजी।
अगर हम फंक्शन ऑफ सेल की स्टडी कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ सेल की स्टडी कर रहे हैं, तभी ये किसमें आएगा? सेल बायोलॉजी में। और थर्ड इनके पास आता है रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तभी ये सेल बायोलॉजी में ही आता है। रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बताइए? सेल डिवीजन। डिवीजन ही क्या है? रिप्रोडक्शन। बोलिए बात सही है? यानी इतना सारा चीज जो हम बता रहे हैं आपको ये सेल बायोलॉजी में ही आता है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा सेल बायोलॉजी क्या साइटोलॉजी सेम चीज है तो आप क्या बताएंगे? अलग अलग चीजें। ठीक है। फिर उसके बाद अगर सेल के स्टडी करने के बाद हमने क्या कहा? अगर मेरा मूड बना तो बायोमॉलिक्यूल जेनेटिक्स वगैरह खत्म करके ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ही तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स है, डीएनए आरएनए सब इन्हीं के अंदर तो है। वहां पे टर्म आएगा साइटोजेनेटिक। वहां पे टर्म क्या आएगा? यानी साइटोजेनेटिक क्या टर्म है बताइए? साइटोजेनेटिक का मतलब क्या समझते हैं? सेल की स्टडी करो, उसके साथ साथ किसके बारे में स्टडी करिए बताइए? उनके जेनेटिक्स की स्टडी करिए। क्लियर? अब बेसिकली तो हमें तो यही करना है। क्लियर? यानी हम पढ़ाएंगे क्या आपको? साइटोजेनेटिक। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल प्लस हम उनके इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब समझिएगा ये साइटोजेनेटिक्स है। क्लियर? यानी एक सेल के अंदर का जो मटेरियल है दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफर होता है, किस तरीके से ट्रांसफर होता है, इन सब की स्टडी कर रहे हैं आप। तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? साइटोजेनेटिक। क्लियर? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए जल्दी जल्दी। हो गया? आगे बढ़ जाए। सुनते जाए। नेक्स्ट पॉइंट। गुस्सा ना करो, डर जाते हैं भाई। जल्दी करो। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज सेल, तो क्या बताएंगे? सेल क्या है? अगर आपसे कोई पूछे सेल क्या है तो क्या बताएंगे? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है? यानी फंडामेंटल का मतलब क्या समझते हैं? आपने कभी भी सुना होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल मेजरमेंट ना, ऐसा था चैप्टर जिसके बिना फिजिक्स ना चल पाए ना। फंडामेंटल बेसिक यूनिट सब सुनने का नहीं। फंडामेंटल का नाम सुने थे? यानी फंडामेंटल का मतलब क्या है? यानी जिसके बिना हम आगे की जिंदगी अगर न चला पाए वही हमारा सेल है। समझे मेरी बात को? ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर लाइफ है तो शायद हम सेल की बदौलत कर रहे हैं ना। बोलिए। यानी हर किसी के जीने की वजह क्या है? हमारे सेल है। किसी दूसरे की वजह मर करना। समझ रहे भाई साहब? हाँ। तो यानी क्या है कि हमारे पास जितने भी जो जी रहे हैं हम, ठीक है, उसकी वजह क्या बताइए? सेल है। हाँ मतलब गाना बदनाम है ना, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो ना। गाना सुनिए क्या कर रहे हैं? वो पीछे भैया मैनेजमेंट से क्या दोस्त पता नहीं क्या नौटंकी कर रहे हैं वो लोग। क्या तो कम करें। चलिए ठीक है। तो क्लियर? सुनिए यानी अगर हम इनकी डिफिनेशन बताने की कोशिश करें तो सेल के बारे में लिखेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल कॉमा फंक्शनल। सेल इज द स्ट्रक्चरल कॉमा फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यही हमारे पास क्या है? इन्हीं के फंडामेंटल है। फंडामेंटल
यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बोली बात सही है? दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि सेल की डिस्कवरी को लेकर के कुछ हमें बातें याद रखनी है। क्लियर? सेल थ्योरी के बारे में बात करनी है। अब ध्यान से कुछ बातों का हमें ध्यान से देखेंगे, सुनिए इधर रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर नोट डाल करके लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई भी अगर सेल है तो उसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए ग्रोथ की। क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी? ग्रोथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट में हमें याद होना चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ तब तक ही बोल रहा है कुछ माइक का कनेक्शन है क्या? चलिए सुन लेते। यानी क्या है हमारे पास दो बातें हमें याद रखनी है कि अगर किसी भी जगह पे अगर हम बोल रहे हैं कि ये सेल की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये क्या करनी चाहिए? कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है? यानी ग्रोथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी रखता हो। दूसरा पॉइंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी उसको किसी की जरूरत नहीं है जिंदगी जीने के लिए, वो अकेला ही क्या है काफी है जिंदा रहने के लिए। बोले बात सही है? तो यही पॉइंट हमें याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो लिखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल for number one is capable for growth, capable for growth, comma independent existence of life, growth एंड क्या लिखे हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है? नंबर 2 पे लिखेंगे। नंबर 2 पे परफॉर्म basic functions of life, perform basic function of life, यानी जिंदा रहने के लिए जो बेसिक फंक्शन करना चाहिए वो जरूर करना होगा। क्लियर? तभी ये क्या कहलाएंगे? सेल कहलाएंगे। ठीक है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की सबसे खास बात यही होनी चाहिए, ये हमें नोट डाल करके रिमार्क लिखना है। समझ आएगा? यानी इनकी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, यानी वो अलग भी रहेंगे फिर वो जिंदा रहेंगे। क्लियर? यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी क्या है? एक यूनिट ऑफ लाइफ की तरह वर्क कर रहे हैं। क्लियर? जिंदा है वो। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। बेसिक फंक्शन की जगह पे आपके एनसीईआरटी में एसेंशियल फंक्शन लिखा होगा। क्लियर? एसेंशियल फंक्शन का मतलब यही होती है जो जरूरत की चीजें होती है जिंदा रहने के लिए। क्लियर? इसी को हमने क्या बोला? बेसिक फंक्शन बोल दिया। क्लियर? अब कुछ बातें आ जाती है डिस्कवरी को लेकर के। क्लियर? तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? सुनिए ध्यान से। पहली बार जो सेल की डिस्कवरी की गई थी, फर्स्ट डिस्कवर, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर
रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। क्लियर? स्पेलिंग पे ना जाइए, हुक की स्पेलिंग गलत है। क्लियर? आप देख लीजिएगा। क्लियर? 1665 कब किया था? 1665। और इन्होंने ये क्या बताया कि ये जो होते हैं हमारे पास सेल की डिस्कवरी की है, तो सेल की डिस्कवरी कैसे की है बताइए? जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, कैसा सेल था? लिविंग सेल था या डेड सेल था बताइए? अब तो समझ में आ गया होगा डेड क्यों बोला आपने। चलिए बताइए, प्लांट सेल था या एनिमल सेल था? प्लांट सेल, ठीक है। और इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से खोजा था, ठीक है। इन्होंने सेल्फ मेड अपने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे इन्होंने देखा था इस चीज को, और जिसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बोल रहा हूँ, माइक्रोस्कोप से ऊपर से बोल रहा हूँ। क्लियर? ये भी इन्होंने खुद की माइक्रोस्कोप से देखा और उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया बताइए? क्लियर? जल्दी करिए, फोटोकॉपी करिए। क्लियर? इसका टीएस कट किया है ना हम लोग? टीएस का तो समझते हो? ट्रांसफर सेक्शन कट किया है बाहर का, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखते हैं, अब हमारे पास क्या होता है, कुछ पॉइंट और याद रखिए। क्लियर? वो पॉइंट क्या क्या है? चलिए शुरू से लेकर हम तक बताइए। सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, फिर साइटोबायोलॉजी यानी हमारे सेल बायोलॉजी का मतलब क्या समझाया कि स्टडी ऑफ द सेल कर रहे हैं, बट उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और उनके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? सेल बायोलॉजी। बेसिकली हम आपको पूरा पूरा साइटोजेनेटिक पढ़ाएंगे। ये सेल बायोलॉजी के साथ साथ जेनेटिक्स भी हम आपको इसी में पढ़ाएंगे। इकलौता ही टीचर है तो अलग-अलग टीचर थोड़ी ना पढ़ाएंगे, तो साइटोजेनेटिक्स ही हम पढ़ाएंगे बेसिकली। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है कि सेल बायोलॉजी को लेकर के हमारे पास सबसे पहला पॉइंट सेल क्या है हमने बताया। तो सेल के बारे में क्या बताया बताइए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने कुछ बातें नोट डाल करके लिखवाई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास से ये क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। और दूसरा पॉइंट परफॉर्म बेसिक यूनिट यानी बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि सेल की डिस्कवरी को लेकर के, तो सेल की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने पहली बार किया और वो भी 1665 में किया। फिर उसके बाद वो डेड सेल्स देखा गया और डेड सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा देखा गया, अनिक कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर देखा गया और ये उनकी खुद की माइक्रोस्कोप से देखी गई। ठीक है? और टर्म जो दिया गया था सेल, वो रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था, ठीक है। उन्होंने सेला दिया था। क्या दिया था? यानी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी, क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी, ये टर्म को इन्होंने सेला बोला था। सेल नहीं बोल सकते, क्या बोला था? सेला टर्म दिया। क्लियर? तो कहीं भी लिख लीजिएगा, बट आएगा नहीं थोड़ा सा लिखने में। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि कुछ बातें और ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट इनसे रिलेटेड अगर रॉबर्ट ब्राउन का जिक्र किया जाए, किसका जिक्र किया जाए? कई बार रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो रॉबर्ट तो सेम ही है। कैसे हम मानेंगे कौन सेल की डिस्कवरी, कौन सी न्यूक्लियस की डिस्कवरी? जिसके स्पेलिंग में एन आए तो समझ जाइए वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। कंफ्यूजन दूर तो नहीं होगा। यानी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो इनके स्पेलिंग में लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, यानी इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी बताइए? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? कभी भी इतने छोटे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? ये सब चीजें बेसिक चीजें हम आपको इसलिए ध्यान दे रहे हैं, जितना भी बातें बताई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ अभी रिमार्क में जो लिखा गया है वही क्वेश्चन आ सकता है बस। अभी तक केवल नॉलेज दे रहे हैं बस आपको। क्लियर? फिर आप सोचोगे सर फिर क्यों पढ़ा रहे हैं जब आगे वाला ही नहीं। क्लियर? तो ये हम अपनी नॉलेज बता रहे हैं, बेटा इतना नॉलेज है मेरे पास, बट तेरे काम का नहीं। क्लियर? कुछ बातें होती जो ज्ञान देने लायक होती है बस, बट हमारे काम की नहीं होती। तो फोकस उसमें बनाए रखिए, जितना मैं बोलूँ उतना ही याद रखना है आपको। क्लियर? जो मैं ना बोलूँ कि इसको बिल्कुल नहीं याद रखना है, तो नहीं याद रखना है।
नहीं आएगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लेकर के कौन है बताइए? रॉबर्ट ब्राउन। उससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट का नाम और आता है परकिंजे। कहीं नाम सुना था परकिंजे? क्या नाम सुना? सुन ही नहीं क्या करती है? चल तो मतलब समझ लो। Purkinje cells is found in कुछ खा रही हो क्या तुम? चलो ये बताओ Purkinje cells कहाँ पाए जाते हैं? ये बताएं फिर भी नहीं सुन पाए। इसका बात यहाँ से सुन लिए होते, इग्नोर कर दिया तुमने। परकिंजे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था? बट वो परकिंजे क्या वो दिए गए थे अलग अलग जगह पे। क्लियर? वही साइंटिस्ट यहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं। इन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास जो यूनिट ऑफ लाइफ हम बता रहे हैं जिंदा रहने के लिए, सारे के सारे जिंदा रहने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस चलते हैं वो साइटोप्लाज्म में चलते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म में चलते हैं। तो जो टर्म दिया गया था प्रोटोप्लाज्म का वो परकिंजे ने ही दिया था। ठीक है? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था बताइए? पहला पॉइंट याद रखना, ये प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? परकिंजे ने ही दिया था। फिर दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है, परकिंजे ने यही बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी जिंदा रहने के लिए फिजिकल बेसिस किसको बोला इन्होंने? प्रोटोप्लाज्म को बोला। क्लियर? अब जो पूछा जाएगा वो और क्वेश्चन पूछना, ठीक है? जो आपसे पूछा जाएगा आपके एनसीईआरटी में जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है बगल में एक बूढ़ा चश्मा लगा करके घूर रहे हैं आप लोगों को। चलिए जी.एन. रामाचंद्रन प्राउड फील करो, ठीक है? हाँ प्राउड फील करो तुम लोग ना, हमारे सीनियर, ठीक है? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे ये प्रोडक्ट किसके हैं? बीएचयू के हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये बात याद रखना है कि ये फाउंडर है मद्रास कॉलेज के। आपके एनसीईआरटी में क्या किसका लिखा है? पूरा कॉलेज का नाम बता दीजिए। फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ नहीं पढ़ पा रहे। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि ये फाउंडर है, इनसे क्वेश्चन उठा है। फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर। ठीक है? एरिया है हो गया। पहला पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। दूसरा पॉइंट इनके बारे में क्या याद रखना है? ध्यान से देखिए। इन्होंने सबसे अच्छी बात कोलेजन फाइबर का स्ट्रक्चर दिया था। क्या दिया था? यानी कोलेजन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बताया था? इन्होंने ही बताया था। ठीक है? यानी हमने ये कहा स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन
is given by रामाचंद्रन। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है, स्ट्रक्चर और नेचर की भी बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ जो कोलेजन है, ठीक है, इन्होंने ही दिया था 1954 में। ये आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट समझते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कोलेजन प्रोटीन तो किसने दिया था? इन्होंने ही। नेचर के बारे में भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ नेचर को लिख करके बताया है, क्लियर। बट हम उसके दूसरी लाइन में देखेंगे तो उन्होंने आप एक वर्ड टर्म देखेंगे, रामचंद्रन प्लॉट, ठीक है, इन्होंने ही दिया था, ठीक है। यानी कोलेजन प्रोटीन का जो नेचर होता है वो किसने दिया था? इन्होंने ही। और रामचंद्रन प्लॉट का भी इन्होंने ही दिया था जिक्र। ऐसा पूछिए रामचंद्रन प्लॉट में होता क्या है? सुनिए हम बताते हैं क्या होता है। आपको याद नहीं रखना, हम जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। रामचंद्रन प्लॉट में होता क्या है कि जैसे स्टेनिंग सेल की होती है ऐसे ये भी होती है, सेल की स्टेनिंग ही होती है। उसमें क्या होता है कि एनिमल सेल्स की सबसे खास बात क्या होती है, अगर किसी भी सेल्स के अंदर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन नजर आती है तो समझ जाइए वो एनिमल सेल्स ही है। एनिमल सेल बोलिए, और एज वेल एज किसकी बताइए? प्लांट सेल्स की। पूछिए कैसे? सबसे लास्ट में जो आ रहे हैं 1 साल बाद, तो जाहिर सी बात है कि सेल थ्योरी दोनों लोग लिए हैं तो थोड़ी बहुत बातें इनकी तो बताई होगी ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप वाइडो में गए होते हैं, ठीक है, वाइडो से जैसे ही आप लोग निकलते हैं सब लोग आपको घेर लेते हैं, इसका पहला वर्ड होता है क्या पूछा बताओ ना, क्लियर। यानी क्या है कि जो चीजें वो एग्जामिनर पूछा तो जाहिर सी बात है कि वो तो आपको बताएंगे ये चीजें पूछा है, आप उसकी जानकारी तो रख ही लेंगे ना, चलो मैं ये याद करूँगा क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर। तो लोग पूछते थे कि नहीं, हम लोगों का अलग ही सिस्टम था। हम लोग ये पूछते थे नॉर्मल है या नहीं, एग्जाम में ज़्यादा कड़क है कि नहीं, ठीक है, ज़्यादा डांट रहा है कि नहीं, हम लोग ये पूछते। उसके बाद तो हम हैंडल कर लेते थे उसको, क्लियर। पढ़ाई लेकर के हम लोग नहीं पूछते थे कैसा है उसका व्यवहार। अगर व्यवहार थोड़ा सा मधुर हुआ उसका, डायरेक्ट 2 आंख से आंसू गिराएंगे अपने आप 30 नंबर हो जाएगा। हाँ भाई है कि नहीं? यानी हम लोगों के समय में ऐसा था सिस्टम कि एक एग्जामिनर आया था हम और हमारे आसपास एक लड़की थी, एक और मधु यादव, श्रेया पांडे के पीछे तो मेरा हमेशा लगा रहता था, क्लियर ना। तो श्रेया पांडे का आया था तो उसने बताया पूरा प्रश्न, एग्जामिनर खुश। फिर उसके बाद हम एग्जामिनर बहुत नाराज, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत नहीं बताया, नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद आता है किसी तीसरे नंबर में वो डायरेक्ट रोना स्टार्ट की। तीनों लोगों को कंबाइंड नंबर मिला उसमें, ठीक है, हाँ, सबको 29 दे दिया उसने। बेचारी जो जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 30, हमारी दोनों वजह से 29 मिल गए। जिसका सबसे खराब परफॉर्मेंस था 20 लाख नहीं था, उसको भी 29 मिल गए हमारी वजह से। हम बीच में लटके रह गए, हमें दूसरा मिलना ही था। हमने आधा बताया आधा नहीं बताया, जैसा मिलता है डबल बताया। उसने 2 आपको मतलब आंसू के धार गिरा डाले। एग्जामिनर के सामने काजू किशमिश चाय रखी थी, उसने दे दिया बहन खाने पहले तो आराम से रिलैक्स होता है, आराम से खा भी रही है, जाके इंटरव्यू के बाद निकल रही है, कह रहे हमारा तो सेवा अच्छा हुआ। यही तो पूछ रहे थे मधुर है या फिर कैसा है, अगर मधुर है तो मधुर रो देगी, नहीं तो फिर हंस देगी, ठीक है। एग्जाम सबका ऐसे ही बैठा जाता है। तो सेम बात में यही बता रहे हैं, मेल्थियस राइडेना थियोडर सॉन्ग, क्लियर। तेरी क्या है हमारे पास मेल्थियस राइडेना थियोडर सॉन्ग क्या होता है? ये 2 साइंटिस्ट थे, एक जर्मन बोटेनिस्ट और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। बोटेनिस्ट ने तो प्लांट सेल की स्टडी की है और अगर जूलॉजिस्ट
खुश थे जब एनिमल सेल्स की स्टडी किए, 1 साल बाद आए तो इन्होंने थोड़ी बहुत प्लांट की स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि प्लांट और एनिमल्स तो है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ना, दोनों मिलकर के। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी ऑल एनिमल्स, ठीक है, एज वेल एज प्लांट इज मेड अप ऑफ किससे बताइए, सेल एंड कंपोनेंट ऑफ सेल। या तो सेल से मिलकर के बने हैं या तो फिर किससे मिलकर के बने, बताइए, कंपोनेंट ऑफ सेल से मिलकर के बने। कोई बात सही है। कंपोनेंट की जगह पे आप प्रोडक्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं, क्लियर। बट इन्होंने कुछ बातें और बताई। इन्होंने क्या बताई कि जो प्लांट सेल्स के अंदर एक यूनिक फीचर होता है और वो फीचर क्या है, सेल वॉल, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कहा कि प्लांट सेल हैज यूनिक फीचर, ठीक है। प्लांट सेल के पास क्या है, एक यूनिक फीचर है, दैट इज क्या, क्लियर। जबकि एनिमल्स के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, वो तो सबके अंदर है, क्लियर। यूनिक फीचर तो है नहीं, क्लियर। जल्दी करिए, यहाँ तक हो गया था, चलिए ध्यान से सुनिए। तो हमारे पास ऐसा है क्या कि जितने भी हमने मेल्टेड स्लाइडर और क्यूरेट फॉर्म के बारे में बताया था, ये है तो कैसे थी, क्लियर। लिख लीजिए, लिख चुकिए, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ें। सुनिए, मेल्टेड स्लाइडर और क्यूरेट फॉर्म ने दोनों ने मिलकर के किसके बारे में बताया, सेल थ्योरी के बारे में सिर्फ और सिर्फ बताया, क्लियर। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना है, ठीक है। बट सही मामले में अगर नॉलेज की बात करेंगे तो इनसे एक चीज पूछा गया, इनसे ये पूछा गया कि नया सेल बनता कैसे है, ठीक है। किसी ने पूछा नया सेल बनता कैसे है, इनके मुंह से कोई आवाज नहीं है, ठीक है। यानी बहुत साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, नोट डाल कर लिखेंगे, स्लाइडर एंड son unable to explain क्या नहीं बता पाए, बताइए। नया सेल बनता कैसे है ये नहीं बता पाया, नया सेल्स बनता कैसे है ये नहीं बता पाए, क्लियर। अब सुनिए ध्यान, एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पर, जो कोलेजन प्रोटीन इज द लार्जेस्ट का मतलब नंबर में है, समझ आ रहा है। यानी कई बार इसको कंफ्यूज मत होइए, इसको हम मोस्ट एबंडेंट भी बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या आप लोग। लार्जेस्ट का में लंबाई नहीं बात कर रहे, नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन एनिमल सेल्स के अंदर कौन सी है, कोलेजन प्रोटीन, क्लियर। सेम यही एनिमल्स की बात करेंगे और प्लांट की बात करेंगे तो वो एंजाइम्स कौन से क्या है, रूबिस्को एंजाइम्स, ठीक है। मेल्टेड स्लाइडर क्या थे, जर्मन के बोटेनिस्ट थे, कब आए थे, 1838 में आए थे। इन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की और प्लांट सेल की स्टडी करने के बाद क्या बताया, जितने भी प्लांट आपको दिखाई देते हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, बताइए, सेल से मिलकर के बने हैं और कंपोनेंट ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं, समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि दूसरी मुलाकात किससे हुई, थियोडोर सॉन से हुई, जो कि ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी किया, एनिमल्स के बारे में स्टडी किया और साथ साथ में किसकी स्टडी किया, बताइए, कुछ प्लांट सेल्स के बारे में भी स्टडी किया और इनको उन्होंने कंक्लूजन निकाला जितने भी एनिमल सेल्स हैं चाहे प्लांट सेल्स हैं वो किससे मिलकर के बने, बताइए, सेल से मिलकर के बने हुए हैं, बात समझ आ रही है। और उनके कंपोनेंट से यानी प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं। बट उन्होंने कुछ चीजें और ऐड की ना, क्या ऐड किया बताइए, कि प्लांट सेल्स के अंदर एक यूनिक फीचर पाई जाती है जो कि क्या है हमारे पास, सेल वॉल है,
अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड या एराइज। तो एक साइंटिस्ट है और वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो, और इन्होंने क्या बताया 1855 में कुछ बातें बताई ओमनी से सेलुला इज सेलुली, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला था बताइए, ऑल सेल्स आर एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर उसके बाद तीन मेन पॉइंट हमने बोले कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो सेल से मिलकर बने हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला था, ऑल सेल्स आर एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझेगा, इस पे कहानी आता है, ठीक है। सुनिए लेना, कई बार आप लोगों को लगता है कि हमारा सर बैकलॉग हो जा रहा है, कई बार क्लासेस वगैरह नहीं करते, ठीक है। उसका मूल मंत्र आप लोग क्या करते हैं मालूम है, इसका मूल मंत्र ये है, बैकलॉगर की बैकलॉगर। ऑल बैकलॉग आर अराइजेस फ्रॉम प्री बैकलॉग। यानी हम लोग खुद से अपने आप को क्या कर रहे हैं, बैकलॉग में डाल रहे हैं। सपोज दैट हम आपको समझा रहे हैं, जैसे आज किसी ने वो हमारा ये क्लास नहीं किया, क्लियर, वो क्या सोचेगा कि सर कल तो हम कर ही लेंगे, कल आपका भी क्लास करेंगे, फिर उसके बाद जो क्लास छूट गई है उसका भी बैकलॉग करेंगे। तो वो कल वो भी क्लास नहीं आएगा, क्यों, ये कंप्लीट करने के चक्कर में कि सर मैं क्लास नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि 2-3 दिन के लिए मैं घर चला गया और घर जाने के बाद मैं ये पढ़ नहीं पाया। तो रूम पर मैं पढ़ रहा था आपका पीछे वाला, फिर ये आगे वाला कौन पढ़ेगा। यानी हमने अपने आप से बैकलॉग क्या किया है, क्रिएट किया है, क्लियर। यानी हमारे पास क्या है कि जो भी बैकलॉग हमारे पास हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, पहले से हमने क्रिएट कर रखा है बैकलॉग। इसीलिए कभी भी ये ऑप्शन में ही ना आए कि जिंदगी में कि कभी भी बैकलॉग का ऑप्शन आपके पास हो, क्लियर। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ डेली आप आइए, चाहे एग्जाम हो या ना हो, कभी भी कुछ भी हो। मान करते हैं सपोज दैट उस दिन आप नहीं आए, एग्जाम में कौन सा चीज उखाड़ लिए, पूरी बात सही है। यानी आपके जो एग्जाम आते हैं वो जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी जिंदगी के एग्जाम है। जब आपके फाइनल एग्जाम आते हैं 1 महीना पहले हम लोग खुद छुट्टी दे देते हैं, तो बेटा क्या बैकलॉग पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री वाले सर छुट्टी देते हैं आपको फरवरी में, फरवरी या मार्च तक उनका नेक्स्ट मार्च तक खत्म हो जाता है सिलेबस। फिर उसके बाद हम देते हैं केमिस्ट्री में शायद आई थिंक हमें लग रहा है 20 चैप्टर के लिए बचे हैं, जिस हिसाब से डिलीट किया फिर उन्होंने ना केमिस्ट्री के ऊपर तो पूरा एकदम उद्धार कर दिया। और ऐसे ऐसे चैप्टर डिलीट किए हैं जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर थे, पूरा ब्लॉक खत्म कर दिया है, क्लियर। लंबे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैक्सिमम खत्म कर दिया है, देन मेटलर्जी पूरी मैक्सिमम खत्म कर दी है, सरफेस केमिस्ट्री खत्म कर दी है, बहुत सारी चीजें। बायोलॉजी में छोटे-छोटे टॉपिक जो नहीं पढ़ाए जाते थे वो डिलीट किया है। जो टीचर कहता था नहीं आएंगे बेटा थोड़ा बहुत इधर कर लीजिए, ये इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वाकई में उन्होंने नहीं पूछा, हटाया दिया। फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, चेंजेस हो भी नहीं, क्लियर। और जो खत्म किया है वो तो आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन सा है, क्योंकि ज्यादा कोर तक नहीं घुस रहे ना फिजिक्स के कि ये डीपली पढ़ रहे, ये डीपली पढ़ रहे। अगर बायोलॉजी से अगर एक टॉपिक भी डिलीट होता है तो आपको पता चल जाता है कि सर ये डिलीट हो चुका है। फिजिक्स में क्या होता है, कुछ चीजें डिलीट नहीं होती हैं, तो डिलीट भी हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कब डिलीट हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ इतना अंदर तक नहीं जाते आप, क्लियर। तो यही 2 चीजें होती हैं हमारे पास। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी बैकलॉग आप कर रहे हो वो अपने आप से खुद से क्रिएट कर रहे हो, क्लियर। तो ऑल बैकलॉग आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैकलॉग, यानी जितने भी बैकलॉग हैं आपने खुद के किए हुए हैं, क्लियर। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये ऑप्शन में ही ना आए, क्लियर। अब ये पिछला वाला बैकलॉग अगर हमारे पास क्या होते हैं कि कंप्लीट करने गए, आज का छूट गया, अब कल के लिए फिर आज का करेंगे स्टार्ट, ऐसे करते करते कई सारी चीजें छूटती चली जाती हैं और एक समय आता है कि पूरा चैप्टर बैकलॉग में चला जाएगा, पूरा यूनिट चला जाता है, कई बार आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये क्या है, क्लियर। बैकलॉग में कुछ और जा रहा था, आप डिप्रेशन में ही चले गए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी दिन जो भी आपका क्लास का छूट भी गया गलती से भी, अगर मान चलते हैं बीमारी में, ठीक है, दूसरे दिन आप प्रेजेंट हो जाइए,
तुम्हारे यहाँ का टीचर इतना अच्छा है, तीनों टीचर की बात करो, अगर उसको 1 घंटे बैठा दोगे ना, वो पूरा नहीं मानेगा क्लास के बाद, वो बताते नहीं जाएगा पूरा पूरा। किसी की कॉपी लीजिए, तुरंत तुरंत खत्म कर दीजिए। 1.5 घंटे का चैप्टर या फिर 2 घंटे का जो भी सिलेबस है आपका, जितना दिन का बैकलॉग हुआ है, आधा घंटा में आपको समझा देगा, लिखना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो तुरंत उसी दौरान क्लास के बाद ही खत्म कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप अपने आप को तकलीफ में दीजिए। जब मौज उड़ाए हैं, 3 दिन अगर एब्सेंट हुए, कहीं कहीं घूमने गए होंगे, कहीं नहीं गए ही होंगे, घूमने नहीं गए होंगे, हाइबरनेशन में गए होंगे, सजाएगा यानी हाइबरनेशन एस्टिमेशन किसी भी में भी स्टेज में चले गए होंगे, तो इनएक्टिवेशन स्टेट में गए हैं तो उसका भी भरपाई आप ही करेंगे, वो कष्ट आपको ही करना पड़ेगा। अब ये सोचिए कि पूरा का पूरा 2-4 घंटे पढ़ करके और पूरा पूरा दिन सोए और बहादुरी का काम करें, सर हमने बहुत पढ़ाई की है, कुछ भी नहीं है वो पढ़ाई। अगर आपका बैकलॉग खत्म हुआ है तो बैकलॉग के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालिए, आपको उसी टाइम में ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जो पानी पीने चले जाते हैं उसमें खत्म कर दीजिए आधे घंटे का गैप में, धीरे धीरे खत्म करके, तो नहीं तो फिर से वही आएगा, नया क्रिएट फिर से करेंगे आप बैकलॉग। समझ रहे भाई साहब? ये दूसरा ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्लियर कि ये जितने भी पॉइंट हो गए हमारे पास। अब एनसीईआरटी से चल रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो गया, व्हाट इज सेल खत्म हो गया, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, हेडिंग आते हैं एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। मैं आपसे बार-बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी से एक भी लाइन इधर-उधर मत हटइएगा, क्योंकि तुम्हारा टीचर खुद लाइन हटा रहा है। क्लियर? एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ा रहा है। सुनिए, एंड ओवरव्यू ऑफ किसी सेल्स का अगर एक ओवरव्यू लें, ठीक है, सेल्स का ओवरव्यू का मतलब क्या है कि अगर किसी भी सेल्स के बारे में स्टडी करनी है, जैसे आप लोग कहते नहीं है कि किसी भी कोचिंग के बारे में अगर पढ़ने जाते हैं, पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू देखते हैं ना, कौन कैसा पढ़ाता है, किस तरीके से पढ़ाता है, वहाँ के टीचर कैसे हैं। सबसे पहले टीचर के बारे में ही सोचते हो, पहले ये तो नहीं पूछते हैं उस क्लास में एसी है या नहीं है, उस क्लास का बेंच कैसा है, जमीन पे तो नहीं पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं पढ़ाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे, क्या ये चीजें पूछते हो? नहीं। यानी आपके बारे में अगर हम कभी भी आप किसी भी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है तो उसके टीचर के बारे में ही पढ़ेंगे ना। तो आप अपने दोस्तों से पूछते हैं, अरे बायोलॉजी वाले बारे में बताइए कुछ, फिजिक्स वाले सर के बारे में बताइए कुछ, या केमिस्ट्री वाले सर के बारे में बताइए कुछ। यानी फिर ओवरऑल आप निष्कर्ष निकालते हैं, तब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हैं। क्लियर? तो सेम पॉइंट यही, अगर हमें ओवरव्यू लेना है अगर किसी सेल्स का, तो हम रैंडमली किसी सेल्स को उठा करके हम नहीं ले सकते। सेम एक बात अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी रैंडमली कोचिंग में नहीं जा सकते। पहले उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं, टीचर्स की एलिजिबिलिटी देखते हैं, टीचर्स का क्राइटेरिया देखते हैं, कैसा है पढ़ाता है, कैसा नहीं पढ़ाता है, फिर यूट्यूब में देखते हैं आप कि सही पढ़ा रहे हैं नहीं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं नहीं। सब मैं तो धोखे से सो रही थी, छू कर आप कैसे देख लेते हैं? ठीक है, बहुत कुछ दिख जाता है हमारा, बता रहे हैं दीवार से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। क्लियर? ध्यान समझिए, हमारे पास पॉइंट यही बात है, आप चोरी से भी सोएंगे तो हमें पता चल जाता है। क्लियर? क्या करें सर, हम तो बहुत चोरी से सोते हैं, आप ही देख लेते हैं, हम ये को ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। अगर ओवरव्यू देखना है हमें तो रैंडमली किसी भी सेल्स को उठा करके तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम ऐसे सेल की स्टडी करेंगे जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल मिल जाए। बोली बात सही है? यानी कंप्लीटली सब कुछ पैकेज अच्छा खासा मिलना चाहिए। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर अच्छा खासा होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बोली बात सही है कि नहीं? सेम यही पॉइंट है, किसी कोचिंग में भी जाते हैं तो आप कंप्लीट पैकेज के बारे में देखते हैं। क्लियर? जिसका फिजिक्स भी अच्छा हो, केमिस्ट्री भी अच्छा हो, बायो अच्छा हो, हम भी अच्छे होने चाहिए, ये भी ध्यान रखता है। ठीक है, अब आप अपने बारे में तो नहीं सोचते कि मैं कैसा हूँ, आप पूरे टीचर को जज कर लेंगे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। क्लियर? आप कभी अपने आप को जज किए हो कि सर हम पढ़ने में कैसे हैं या पहले कैसे थे? क्लियर? चलिए एक बार अपने आप को भी मूल्यांकन कर लीजिएगा कि सर हमारे यहाँ पे कमजोर है, यहाँ पे कमजोर है। ठीक है, तो सेम पॉइंट यही भी, अगर किसी ओवरव्यू ऑफ सेल्स को देखना है तो हम 2 सेल को देखेंगे। अगर मुझे एनिमल सेल की स्टडी करनी है, ठीक है,
तो हम किसका सेल की स्टडी करेंगे, कौन से सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से सेल निकालते हैं, ठीक है। और अगर हमें प्लांट सेल की स्टडी करनी होती है तो कौन से सेल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपका चैप्टर में साफ साफ लिखा है, ये क्लास 9 पढ़े होंगे। क्लास 9 में जब आप पढ़ रहे थे तो जैसे ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है, क्लियर, तो उसी के पेज में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फोटो लगी होती है, याद आ रहा है मतलब बहुत एनसीईआरटी का बहुत दिन हो गए, हम बता याद लग रहे हैं, हम याद है। क्लास 9 में जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है चैप्टर, पहले चैप्टर में सबसे पहला डायग्राम होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, क्लियर। उसके जस्ट नीचे होता है हमारे पास अनियन पील का, ठीक, प्याज की छिलके का, ठीक है। उससे क्या पता चलता है, अगर मुझे किसी भी प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो मैं अनियन पील लूंगा, क्या लूंगा। और अगर एनिमल सेल की स्टडी करनी है तो चिक सेल्स मिलते हैं, गाल की सेल्स, ठीक है। अब किसी का गाल काट करके बतलाना कि सर चलिए स्टडी करते हैं, क्लियर। यानी क्या है कि एनिमल सेल्स और स्टडी करना है तो और भी और सेल्स की बात करेंगे तो हमने क्या बोला, इफ स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। और स्टडी ऑफ सेल्स में अगर हमने पहला पॉइंट क्या लिया है, अगर प्लांट सेल की स्टडी करना है, इसकी स्टडी करनी है बताइए, प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो हम किसको लेंगे बताइए, क्लियर। और अगर मुझे किसकी करनी है, एनिमल सेल्स की स्टडी करनी है, तो एनिमल सेल की स्टडी करनी है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या करनी है, क्लियर जल्दी करिए, ओके जल्दी करिए। अगर मुझे सेल की स्टडी करनी है तो क्या करेंगे बताइए, ये क्या करेंगे, प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो अनियन पील, और अगर एनिमल सेल्स की स्टडी करनी है तो एनसीईआरटी के पहले लाइन में लिखा है ओवरव्यू ऑफ सेल्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि जब हम पुराने समय में थे, ठीक है, जब पुराने समय में सेल की स्टडी हम कर रहे थे तो उस दौरान उतना ज्यादा इन्वेंशन नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह की, तो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट थे उनकी जानकारी लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। बट जैसे जैसे सेल की स्टडी किया हमने, फिर उसके बाद सेल के डिस्कवरी करने के बाद हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी करने के बाद, डिस्कवरी होने के बाद सेल की स्टडी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। एनसीईआरटी की पहली दूसरी लाइन में ऐसा लिखा है, क्लियर। ओवरव्यू ऑफ सेल्स में देखेंगे, क्लियर, हम पढ़ के सुना देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम अनियन पील लेते हैं तो प्लांट सेल की स्टडी करेंगे, और अगर क्या लेते हैं बताइए, चिक से लेते हैं तो एनिमल सेल्स की स्टडी करेंगे, और पूरी की पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी, क्लियर। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि जब हम स्टडी कर रहे थे, ओवरव्यू ले रहे थे, तो हमने ये देखा कि सेल जो होते हैं बहुत ज्यादा वेरी करते हैं अपने साइज में। क्या करते हैं, जितने भी सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट सेल्स जो है हमारे हम जो पाई जा रही हैं वो हमेशा साइज में बहुत ज्यादा ग्रेटली वेरी कर रहे हैं, शेप एंड साइज में भी, स्ट्रक्चर में भी, क्लियर, इन सब में भी क्या कर रहे हैं, वो वेरी कर रही हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ के सेल्स पाए जा रहे हैं, डिफरेंट साइज के सेल्स पाए जा रहे हैं, अलग अलग शेप के सेल पाए जा रहे हैं, क्लियर। तो लिखेंगे नोट, ऐसे पॉइंट लिखते हैं, क्लियर, लिखेंगे इनसाइड द सेल, inside the cell, inside the cell many compartments present, inside the cell compartment present, that is compartmentalization increases, compartmentalization increases work efficiency, underline करके लिखेंगे, compartmentalization increases work efficiency, work
इफिशियंसी। समझाएं बातों को, इधर देखिएगा। जैसे कि ये कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग में कई सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, चैम्बर बने हुए हैं कि नहीं? ये एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर बगल में है, एक चैम्बर ऑफिस का है, क्लियर? अलग अलग चैम्बर है नहीं? सपोज दैट अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहीं पे ऑफिस का चैम्बर होता, क्लियर? तो चेयर में आकर के गॉसिप कर रही होती हैं, आप भी डिस्टर्ब होते, बोलिए होते कि नहीं? इसी में अगर हमारे पास, क्लियर, यहीं पर अगर तीनों टीचर आकर के पढ़ाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, क्या आप ध्यान रख पाएगा पढ़ाने में? पता चलेगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस टेन कर रहे हैं, यहाँ पे मोल का एलिवेटर नंबर चल रहा है। तीनों चीजें एक साथ चलेंगी तो आपका ध्यान किस पे जाएगा ज्यादा? जो इजी होगा। हम ये नहीं कह रहे बायो पे ही जाएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसी पे जाएगा, क्लियर? हो सकता है फिजिक्स पे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटरेस्ट किसमें, क्लियर? बट आपकी इफिशिएंसी घट गई कि नहीं घट गई? यानी जो चीजें आप हमारे से कॉन्सेप्ट क्लास में समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि दो टीचर आ करके गुड ओवर कर देना, यानी इतना अच्छा खासा ये चल रहा था और बीच में आकर के साइन कॉस टेन चलने लगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं, क्लियर? दूसरा पॉइंट में यही बात याद रखना कि कंपार्टमेंटलाइजेशन, अगर यही फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर बगल वाले क्लास में पढ़ाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? बट हमारे क्लास में आकर के एक साथ पढ़ाएंगे तो वो दिक्कत करेगी। तो वही हमने बताया कि सेल के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट लगे होते हैं, यही अलग अलग चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और यही कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होती है हमारे वर्क की इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। सपोज दैट पहला पॉइंट समझाएं, जैसे सेल हमने बनाया, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक अलग चैम्बर बन के उनका अलग साइटोप्लाज्म बना कि नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म, उनके अंदर अलग जेनेटिक मटेरियल बना कि नहीं, उनके अंदर अलग सिस्टम चल रहा है कि नहीं, पहले ही समझिए। दूसरा पॉइंट हमने माइटोकॉन्ड्रिया को ही ले लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग घर है कि नहीं अपना, उसके अंदर अलग फ्लूइड है, उसके अंदर अलग चैम्बर है, उनके अंदर अलग अलग काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वर्क इफिशिएंसी बढ़ रही है, क्लियर? ऐसे प्लास्टिक के अंदर भी बात कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, अलग अलग चैम्बर हैं, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, वर्क की इफिशिएंसी बढ़ रही है कि नहीं? आप हमें एक बात बताइए, क्या सभी काम एक साथ भी तो हो सकते हैं? जैसे 3 घंटे की क्लास, अगर जो 6 घंटे की क्लास चल रही है आपकी, एक ही साथ तीनों टीचर आ करके 3 घंटे में पढ़ा करके चले जाएंगे तो अच्छी बात है कि नहीं? एक भाई साहब कह रहे हैं हाँ, क्लियर? भाई नहीं बहन है, ठीक है, भाई बोलना पड़ेगा, क्लियर? देने क्या है, हमने ये कहा कि वर्क इफिशिएंसी आपकी घट गई कि नहीं घट गई? काम तो हो गया, टीचर आया अपना पढ़ा करके चला गया, जो जो जरूरत करके आया तो बोल करके चले गए। आपको कितना समझ में आया? आया कुछ नहीं आया, तो वर्क इफिशिएंसी आपकी घट गई कि नहीं? यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं और कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास अलग अलग चैम्बर बने होते हैं और यही चैम्बर क्या करता है, हमारी वर्क इफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्लियर? दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगर हम जब स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी सेल्स की, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सेल्स आर वेरिंग विद देयर डिफरेंट शेप एंड साइज, क्लियर? तो लिखेंगे during study of cell, during study of cell, study of cell, that is क्या टेस्ट करते हैं, cells are very VERY very, ठीक है, in their size, in their size, in their size, ठीक है, shape and structure, size, shape and structure, clear? साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। अब सुनते हैं, अगर हम पहला पॉइंट लिखें साइज ऑफ सेल, ठीक है,
different in their size. Clear? कुछ आपके एग्जांपल याद रखने हैं आपको सिर्फ और सिर्फ. Clear? सबसे नंबर 1 पे आता है हमारे पास क्या, माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर होती है. कितनी होती है? 0.1 से लेकर के कभी कभी पूछा जाएगा तो 0.3 माइक्रोमीटर तक आएगी. क्लियर? और ये अंडरलाइन कर रहे हैं यानी 0.1 को ही मेन मानना है. क्लियर? ये स्मॉलेस्ट साइज है, स्मॉलेस्ट सेल है. जल्दी करिए. ओके आगे बढ़े. माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी बताइए? 0.1 से लेकर 0.3. अगर अंडरलाइन करना होगा तो 0.1. क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल. दूसरा पॉइंट क्या आता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स. ब्रैकेट में आप बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं. क्लियर? इनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होती है. कहां से कहां होता है? 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज हो सकती है. क्लियर? ओके चलिए. थर्ड में आता है हमारे पास आरबीसी. क्लियर? आरबीसी की जो साइज होती है वो कितनी होती है बताइए? 5 से लेकर के 7 माइक्रोमीटर तक होती है. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स की लिख लेते हैं. क्लियर? अगर एक यूकैरियोटिक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो 10 to 12 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है. क्लियर? अगर हम बात करते हैं किसकी? नर्व सेल्स की तो लगभग 7 मीटर हो सकता है. देख लीजिएगा ये लॉन्गेस्ट सेल है.